आप सुन रहे हैं हाउ टू स्टॉप अ कंस्पिरेसी एन एंशियंट गाइड टू सेविंग अ रिपब्लिक। लेखक गाय सेलेस्टियस क्रिस्पस। क्या एक राष्ट्र अंदर से टूट सकता है बिना किसी युद्ध के? ये किताब हमें प्राचीन रोम की एक सच्ची घटना के जरिए यही सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है जब दुनिया पर रोम का साम्राज्य छाया हुआ था। ये रोमन गणराज्य के अंतिम दिनों की कहानी है, जब सत्ता के गलियारों में साजिशों के जाल बुने जा रहे थे और एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ने पूरे गणतंत्र को तहस नहस करने की साजिश रच दी थी। ये कहानी है लूसियस सर्जियस कैटलाइन की, जिसे इतिहास में कैटलाइन के नाम से जाना जाता है। एक कुलीन, शक्तिशाली लेकिन भ्रष्ट और महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसने रोम पर कब्जा करने की ठान ली थी। और ये कहानी है सल्लुस्त की कलम से लिखी गई उस अमर कृति की, जो आज भी हमें सिखाती है कि एक गणतंत्र को साजिशों से कैसे बचाया जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है सल्लुस्त के शब्दों से, जो खुद एक राजनेता थे, लेकिन रोम की राजनीति की भ्रष्टता से तंग आकर इतिहास लेखन की ओर मुड़ गए। वे कहते हैं, सभी मनुष्य जो जानवरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी पूरी शक्ति से यत्न करना चाहिए कि वे इस जीवन को चुपचाप न गुजार दें, बल्कि अपनी स्मृति को अमर बना दें। हमारी ताकत मन और शरीर में निहित है। मन से हम शासन करते हैं, शरीर से हम सेवा करते हैं। मन हमें देवताओं से जोड़ता है, शरीर पशुओं से। सल्लुस्त का मानना था कि बुद्धि के बल पर यश प्राप्त करना शारीरिक शक्ति से कहीं बेहतर है, और यही सोचकर उन्होंने रोमन लोगों के उन कार्यों को लिखने का बेड़ा उठाया जो इतिहास में अमर हो गए, खासकर कैटलाइन की उस साजिश को जो अपनी नवीनता और खतरे के कारण अविस्मरणीय थी। अब आइए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने रोम की नींद उड़ा दी थी। लूसियस कैटलाइन एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। उसके मन और शरीर दोनों में अपार शक्ति थी, लेकिन उसका चरित्र बेहद दुष्ट और विकृत था। बचपन से ही उसे गृह युद्ध, हत्याएं, लूटपाट और आपसी कलह बेहद प्रिय थे। उसने अपनी युवावस्था इन्हीं गतिविधियों में गुजार दी। वह भूख, ठंड और नींद की कमी को सहन कर सकता था, जिस पर किसी को विश्वास करना मुश्किल था। उसका दिमाग साहसी, चालाक और बहुमुखी था। वह किसी भी चीज का दिखावा कर सकता था और किसी भी चीज को छुपा सकता था। दूसरों की संपत्ति पर उसकी नजर रहती थी, लेकिन अपनी संपत्ति को वह फूंकने में कोई बकाया नहीं रखता था। वह अपनी इच्छाओं में अत्यधिक उत्सुक था। वाक्पटुता में तो वह सक्षम था, लेकिन ज्ञान की कमी थी। उसका अतृप्त मन हमेशा असंभव और अत्यधिक ऊंची चीजों की कामना करता था। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब रोम में लूसियस सुल्ला की तानाशाही समाप्त हुई। सुल्ला वही सेनापति था जिसने अपनी सेना के साथ रोम पर कब्जा किया था और उसके बाद अपने विरोधियों की हत्याओं की लंबी सूची जारी कर दी थी। उसने रोम को लूटा और अपने सैनिकों को अत्यधिक विलासिता में डुबो दिया। सुल्ला के बाद कैटलाइन के मन में गणतंत्र पर कब्जा करने की एक अदम्य लालसा पैदा हो गई। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वह यह कैसे हासिल करेगा, बस उसे अपने लिए राज्य चाहिए था। हर दिन उसकी क्रूर आत्मा पैसे की कमी और अपने अपराधों के बोझ से और अधिक तड़पती रहती थी। उसके साथी थे हर वह व्यक्ति जो कर्ज में डूबा था, जिसने अपनी विरासत जुआ, शराब, वेश्याओं पर उड़ा दी थी। हर वह हत्यारा और मंदिर लूटने वाला, और हर वह व्यक्ति जिसके मन में अपराध बोध था। वह युवाओं को अपने जाल में फंसाने में माहिर था। उनकी कोमल और अस्थिर आत्माओं को वह अपनी चालों से आसानी से वश में कर लेता था। किसी के लिए वह वेश्याएं लाता, किसी के लिए कुत्ते और घोड़े खरीदता। वह अपने खर्च या अपनी मर्यादा की परवाह नहीं करता था, बस उन्हें अपना गुलाम और वफादार बनाना चाहता था। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि वह अपने युवा साथियों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी रखता था। उसने एक कुलीन लड़की और वेस्टा की एक पुजारिन के साथ भी दुष्कर्म किया था। और सबसे बड़ी बात, जब उसकी प्रेमिका ऑरेलिया ओरेस्टेला ने अपने बड़े हो चुके सौतेले बेटे के डर से उससे शादी करने से इनकार कर दिया, तो कहा जाता है कि कैटलाइन ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी ताकि उस घर में इस अधार्मिक विवाह के लिए जगह बन सके। इस हत्या ने ही उसकी साजिश को और तेज कर दिया। उसका रंग पीला पड़ गया था, आंखें लाल हो गई थीं, उसकी चाल कभी तेज कभी धीमी थी। संक्षेप में उसके चेहरे पर पागलपन साफ झलकता था। अब रोम के हालात देखिए। सुल्ला के बाद रोम की नैतिकता पूरी तरह से गिर चुकी थी। लालच और विलासिता ने ईमानदारी और परिश्रम की जगह ले ली थी। गरीबी को कलंक समझा जाने लगा और धन ही सम्मान का एकमात्र स्रोत बन गया। युवा पीढ़ी लूट रही थी, उड़ा रही थी और अपनी और दूसरों की संपत्ति की कोई कद्र नहीं करती थी। इतनी बड़ी और भ्रष्ट राजधानी में कैटलाइन को अपने जैसे अपराधियों की सेना खड़ी करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। साल था 64 ईसा पूर्व। रोम में कर्ज का संकट गहराता जा रहा था। पूरे इटली में कर्ज चरम पर था। सुल्ला के पूर्व सैनिक, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति लूट में उड़ा दी थी, फिर से गृह युद्ध के लिए तरस रहे थे। इटली में कोई सेना नहीं थी। शक्तिशाली सेनापति पोम्पी दूर युद्ध में व्यस्त था। सीनेट बेखबर थी। चारों ओर शांति थी, लेकिन यह शांति कैटलाइन के लिए सुनहरा अवसर थी। जून 64 में उसने अपने सभी विश्वास पात्रों को इकट्ठा किया। उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो कर्ज में डूबे थे।
और उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। कैटलाइन ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे साहस और वफादारी ने मुझे पहले ही संतुष्ट नहीं कर दिया होता तो ये सुनहरा अवसर व्यर्थ जाता। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, हम सब एक जैसी परेशानियों में हैं। वही चाहना और वही न चाहना ही सच्ची मित्रता है। तब से जब से गणतंत्र कुछ शक्तिशाली लोगों के हाथों में चला गया है, उन्हीं के लिए राजा और राष्ट्र कर देते हैं। हम बाकी सब, चाहे कितने भी योग्य क्यों न हों, एक दल हैं, बिना प्रभाव के, बिना अधिकार के। सारा प्रभाव, सारा सम्मान, सारा धन उनके पास है। हमारे पास सिर्फ खतरे, हार और गरीबी बची है। हे वीरों, तुम यह सब कब तक सहोगे? क्या बेइज्जती के साथ जीने से मरना बेहतर नहीं? जीत हमारे हाथ में है। हम जवान हैं, हमारी आत्मा मजबूत है। बस शुरुआत करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उठो, देखो, वो आज़ादी जिसकी तुमने हमेशा कामना की, और धन, सम्मान और यश तुम्हारी आंखों के सामने है। ये सब जीत के इनाम हैं। मुझे सेनापति या सिपाही बनाकर इस्तेमाल करो। मेरी आत्मा और शरीर तुमसे कभी अलग नहीं होंगे। उसके साथियों ने मांग की कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि युद्ध की स्थिति क्या होगी। कैटलाइन ने वादा किया, कर्ज माफी, अमीरों की संपत्ति जब्त करना, सरकारी पद, पुरोहिताई, लूटपाट और वह सब कुछ जो युद्ध और विजेता की इच्छा दे सकती है। उसने कहा कि उसके साथी प्रिस्पो और सिटियस पहले से ही तैयार है। गयुस एंटोनियस, जो कौंसल सर्वोच्च पद के चुनाव में था, उसका करीबी दोस्त था। कैटलाइन को उम्मीद थी कि वे दोनों साथ में कौंसल बनेंगे और फिर वह अपनी योजना को अंजाम देगा। इस बैठक के बाद अफवाहें उड़ी कि कैटलाइन ने अपने साथियों को एक भयानक शपथ दिलाई। उसने मानव रक्त को शराब में मिलाकर प्यालों में बांटा और सबने एक एक घूंट पीकर अपने अपराध को सील कर दिया। हालांकि सल्लुस्त खुद इस बात को पूरी तरह सिद्ध नहीं मानते। इस साजिश में एक और शख्स था, क्विंटस क्यूरियस, एक कुलीन परिवार का बेटा, लेकिन बेहद भ्रष्ट। उसे सेंसर नैतिकता का रखवाला ने उसकी बदनामी के कारण सीनेट से निकाल दिया था। वह बेहद बातूनी अपराधों को छुपाने में असमर्थ था। उसका एक लंबे समय से अवैध संबंध था फुल्विया नामक एक कुलीन महिला के साथ। जब क्यूरियस गरीब हो गया और वह फुल्विया को उपहार नहीं दे पाता, तो वह डींगे हाँकने लगा, समुद्र और पहाड़ों का वादा करने लगा और कभी उसे तलवार से धमकाने लगा। फुल्विया ने इसके पीछे की साजिश को भांप लिया। उसने यह खतरनाक जानकारी बिना नाम लिए कई लोगों को बता दी और इसी सूचना ने रोम के लोगों का ध्यान एक ऐसे व्यक्ति की ओर खींचा जो गणतंत्र को बचा सकता था, मार्कस टुल्लियस सिसरो। सिसरो एक नया आदमी था। उसके परिवार में पहली बार कोई सीनेट पहुंचा था, लेकिन वह अत्यंत प्रतिभाशाली, वाक्पट और चतुर था। कुलीन वर्ष उससे जलता था, लेकिन जब खतरा सामने आया तो ईर्ष्या और अहंकार को एक तरफ रखकर सबने उसे कौंसल चुनने का समर्थन किया। सिसरो और गयूस एंटोनियस 63 ईसा पूर्व के लिए कौंसल चुन लिए गए। इस हार ने कैटलाइन के दिल में आग लगा दी। वह और भी अधिक सक्रिय हो गया। उसने पूरे इटली में रणनीतिक स्थानों पर हथियार जमा करना शुरू कर दिया। उसने अपना पैसा और दोस्तों का उधार लिया हुआ पैसा फेसुली नामक शहर में एक व्यक्ति मैनलियस के पास भेजा, जो बाद में युद्ध का नेता बना। उसने अपने साथ कई महिलाओं को भी शामिल किया, जिनमें से कुछ ने अपनी जवानी में अपने शरीर को बेचकर विलासिता की थी और अब बूढ़ी होने पर कर्ज में डूबी हुई थी। उनमें से एक थी सेम्प्रोनिया, एक उच्च कुल की महिला, सुंदर, पढ़ी लिखी, गाने नाचने में माहिर, लेकिन बेहद भ्रष्ट। वह पुरुषों को अपने पास बुलाती थी, बार बार अपनी बात तोड़ती थी, हत्याओं में सहयोगी थी और विलासिता में डूबी हुई थी। फिर भी उसमें अपार वाक्पटुता और आकर्षण था। कैटलाइन को उम्मीद थी कि ये महिलाएं रोम के गुलामों को भड़काएंगी, शहर में आग लगाएंगी और अपने पतियों को या तो मार डालेंगी या साजिश में शामिल कर लेंगी। सिसरो को फुल्विया के माध्यम से सारी योजना का पता चल गया था। उसने अपने सह कौंसल एंटोनियस को एक प्रांत का लालच देकर वफादार बना लिया और उसने अपने चारों ओर दोस्तों और ग्राहकों का एक गुप्त पहरा बना लिया। जब चुनाव का दिन आया तो कैटलाइन की उम्मीदें फिर धरी रह गईं। उसने चुनाव मैदान में कौंसलों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। अब कैटलाइन ने खुला युद्ध छेड़ने का फैसला किया। उसने अपने साथियों को इटली के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। मैनिलियस को फेसुली भेजा, सेप्टिमियस को पिसेनम, गैस जूलियस को अपुलिया, और खुद रोम में रहकर वह साजिशें रचता रहा। कौंसिलों के लिए जाल बिछाना, आग लगाने की तैयारी, सशस्त्र लोगों से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करना। वो खुद हथियार लेकर चलता था और दूसरों को भी हमेशा तैयार रहने को कहता था। दिन रात वह दौड़ता भागता, नींद और थकान को दरकिनार करता। अब उसने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में उसने अपने सबसे करीबी साथियों लेंटुलस, सेथेगस, स्टाटिलियस, गैबिनियस और अन्य को बुलाया। उसने उनसे कहा कि सिसरो ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है, उसे मिटाना होगा। दो साहसी साथी, गयुस कॉर्नेलियस एक घुड़सवार और लूसियस वर्बुंतियस एक सीनेटर, ने उसी रात थोड़ी देर बाद सशस्त्र लोगों के साथ सिसरो के घर जाकर उसे मारने का बीड़ा उठाया। लेकिन क्यूरियस को इस साजिश का पता चल गया।
उसने तुरंत फुल्विया के माध्यम से सिसरो को खबर कर दी। जब हत्यारे सिसरो के घर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया। उनका भयानक अपराध विफल हो गया। इधर इटली में मैनुलियस ने विद्रोह की आग भड़का दी। उसने उन गरीब किसानों और सुल्ला के पूर्व सैनिकों को भड़काया जिनकी जमीनें छीन ली गई थीं और जो लूटपाट से जीना चाहते थे। सिसरो को यह खबर मिली। वह दोहरे खतरे से घबरा गया। एक तरफ शहर में साजिशें, दूसरी तरफ बाहर एक सेना। उसने सीनेट को इस मामले से अवगत कराया जो पहले से ही अफवाहों से सन्नाट थी। सीनेट ने तुरंत वह फैसला पारित किया जिसे अल्टीमेट डिक्री कहा जाता था। कौंसिल यह सुनिश्चित करें कि गणतंत्र को कोई नुकसान न हो। इसका मतलब था कि कौंसिल को असीमित अधिकार मिल गए। सेना खड़ी करना, युद्ध छेड़ना, नागरिकों और सहयोगियों पर पूरा नियंत्रण रखना। कुछ ही दिनों बाद एक सीनेटर ने सीनेट में एक पत्र पढ़ा जो फेसुली से आया था। उसमें लिखा था कि 27 अक्टूबर को गयुस मैनुलियस ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ हथियार उठा लिए थे। साथ ही अन्य स्थानों से भी अजीबोगरीब शगुन और चमत्कारों की खबरें आ रही थीं। सभाएं हो रही थीं, हथियार ढोए जा रहे थे, कापुआ और अपुलिया में गुलाम का युद्ध छिड़ रहा था। सीनेट ने तुरंत अपने सेनापतियों को विभिन्न प्रांतों में भेजा और खुफिया जानकारी देने वालों के लिए बड़े इनामों की घोषणा की। एक गुलाम को आज़ादी और 1 लाख सेस्टेर्स, एक आज़ाद नागरिक को 2.25 लाख सेस्टेर्स और माफ़ी। पूरे शहर में पहरे बिठा दिए गए। ये देखकर कैटलाइन ने एक नाटक किया। वह सीनेट में ही आ गया मानो उस पर झूठा आरोप लगा हो। उसने नीचा सिर करके विनम्र स्वर में सीनेटरों से गिड़गिड़ाया कि उसके बारे में कोई झूठी बात ना माने। उसने कहा कि वह एक कुलीन परिवार से है। उसने अपना जीवन अच्छे कामों में बिताया है और उसे गणतंत्र को नष्ट करने की क्या जरूरत है, जबकि उसकी रक्षा मार्कस टुल्लियस सिसरो कर रहा है, जो कि रोम का एक बाहरी निवासी है। उसने सिसरो की जन्मस्थली अर्पिनम की ओर इशारा करते हुए उसे अप्रवासी कहा। यह सुनकर सीनेटरों ने शोर मचाया, उसे देशद्रोही और शत्रु करार दिया। तब कैटलाइन क्रोध से पागल होकर चिल्लाया, चूंकि मैं दुश्मनों से घिर गया हूं और धकेला जा रहा हूं, मैं अपनी आग को विनाश से बुझाऊंगा। और वह सीनेट से निकलकर अपने घर चला गया। उसने सोचा, सिसरो पर हमला विफल हो गया, शहर पहरों से सुरक्षित है, इसलिए बेहतर है कि अपनी सेना बढ़ाए और पहले से ही युद्ध के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करे। उसी रात वह कुछ साथियों के साथ मैनुलियस के शिविर की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसने अपने पीछे शहर में लेंटुलस, सेथेगस और दूसरों को आदेश दिया कि वे साजिश को मजबूत करें, सिसरो के लिए जाल बिछाते रहें, हत्याएं, आगजनी और युद्ध के अन्य अपराध तैयार करें। वह खुद जल्द ही एक बड़ी सेना के साथ रोम लौटने का वादा करके गया। रोम में हालात बेहद खराब हो गए। शहर का चेहरा बदल गया। जो लंबी शांति विलासिता लेकर आई थी, उसकी जगह अचानक उदासी और दहशत ने ले ली। लोग इधर उधर भागते, कांपते, किसी जगह या व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते थे। औरतें, जो युद्ध की इतनी बड़ी आपदा से अपरिचित थीं, अपने सीने पीटती, आसमान की तरफ हाथ आती, अपने छोटे बच्चों पर रोती, हर खबर से घबराती। विलासिता और घमंड को त्याग कर वे अपने और अपने देश के लिए निराश हो गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सीनेट के 2 फैसलों और भारी इनामों के बावजूद कोई भी साजिश की जानकारी देने के लिए आगे नहीं आया, और ना ही कैटलाइन के शिविर से कोई व्यक्ति भागा। ये मानो एक प्लेग की तरह था जिसने कई नागरिकों की आत्माओं को संक्रमित कर दिया था। और सिर्फ साजिश में शामिल लोग ही नहीं, बल्कि आम जनता भी, वे सभी जिनके पास कुछ नहीं था, जो अमीरों से ईर्ष्या करते थे, जो पुरानी चीज़ों से नफरत करते थे और नई चीज़ों की लालसा रखते थे, वे सब कैटलाइन के पक्ष में थे। रोम की आम जनता विशेष रूप से बहुत उत्सुक थी। वे सुल्ला की जीत को याद करते थे, जहां साधारण सैनिक सीनेटर बन जाते थे और राजसी विलासिता में जीते थे। वे भी उसी तरह लूट का माल चाहते थे। इस बीच जब कैटलाइन रास्ते में था, उसने पूर्व कौंसलों और सभी अच्छे लोगों को पत्र लिखे। उसने कहा कि वह झूठे आरोपों से घिर गया है, अपने दुश्मनों के गिरोह का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो भाग्य के आगे झुककर मार्सेलिया में निर्वासन में जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो किसी अपराध का दोषी है, बल्कि इसलिए ताकि गणतंत्र शांत रहे और उसके संघर्ष से कोई विद्रोह न हो। लेकिन बिल्कुल अलग तरह का एक पत्र क्विंस कैटुलस ने सीनेट में पढ़ा, जो कैटलाइन के नाम से उन्हें मिला था। उस पत्र में कैटलाइन ने कैटुलस की वफादारी की प्रशंसा की और अपनी निर्दोषिता जताई। उसने कहा कि उसने गरीबों का दर्द देखकर उनका कार्य उठाया, ये नहीं कि वह अपना कर्ज नहीं चुका सकता, बल्कि इसलिए कि वह अयोग्य लोगों को सम्मानित होते देखता था और खुद को झूठे संदेह में फंसा हुआ पाता था। उसने कैटुलस से अपनी पत्नी और एस्टेला की रक्षा करने की विनती की। लेकिन यह सब झूठ था। कैटलाइन वास्तव में मैनुलियस के शिविर की ओर बढ़ रहा था और उसने रास्ते में खुद को कौंसल का चिन्ह, फासिस, धारण कर लिया था। जब यह बात रोम पहुंची तो सीनेट ने कैटलाइन और मैनुलियस को सार्वजनिक शत्रु घोषित कर दिया और बाकी सेना को एक निश्चित तारीख तक हथियार डालने का आदेश दिया, सिवाय उन लोगों के राजद्रोह के अपराधी थे। सिसरो को शहर की रक्षा का जिम्मा दिया गया
और एंटोनियस को सेना लेकर कैटलाइन का पीछा करने का आदेश दिया गया। सल्लुस कहते हैं कि इस समय रोमन लोगों की स्थिति सबसे दयनीय थी। पूरी दुनिया उनके अधीन थी। घर में विलासिता और धन की बहार थी। फिर भी कुछ नागरिक अपने और गणतंत्र के विनाश पर तुले हुए थे। यहाँ तक कि सीनेट के बाहर भी कई लोग थे जो कैटलाइन में शामिल होने के लिए निकल पड़े थे। उनमें से एक था फुल्वियस, एक सीनेटर का बेटा, जिसे उसके पिता ने रास्ते से वापस बुलाकर मरवा डाला, अपने ही बेटे को। अब रोम के अंदर लेंटुलस कैटलाइन के आदेशानुसार हर उस व्यक्ति को साजिश में शामिल करने की कोशिश कर रहा था जो मौत या किस्मत से विद्रोह के लिए उपयुक्त था। उसने एक व्यक्ति पब्लियस अम्ब्रेनस को गौल, वर्तमान फ्रांस से रोम आए एलोब्रोजस नामक गैलिक जनजाति के दूतों से संपर्क करने का काम सौंपा। लेंटुलस का मानना था कि ये गौल, जो कर्ज में डूबे थे और स्वभाव से युद्धप्रिय थे, आसानी से साजिश में शामिल हो सकते थे। अम्ब्रेनस ने फोरम में उन दूतों को देखा, उनसे बात की और उनकी दुर्दशा पर सहानुभूति जताते हुए पूछा कि वे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता देखते हैं या नहीं। जब दूतों ने शिकायत की कि सीनेट में कोई सहायता नहीं है, तो अम्ब्रेनस ने कहा, यदि तुम सच्चे पुरुष बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम इन बड़ी मुसीबतों से बच सकते हो। दूतों ने उससे प्रार्थना की कि वो उन पर दया करे। वे कुछ भी करने को तैयार थे। अम्ब्रेनस उन्हें डेसिमस ब्रूटस के घर ले गया, जो उस समय रोम से बाहर था और जिसकी पत्नी सेम्प्रोनिया थी, वही भ्रष्ट महिला। वहां उसने गैबिनियस को भी बुलाया और उनके सामने पूरी साजिश खोल दी। साथियों के नाम बताए और कई निर्दोष लोगों के नाम भी गिना दिए ताकि दूतों का उत्साह बढ़े। अब एलोब्रोजस के दूत दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनका कर्ज और युद्ध की लालसा थी, दूसरी तरफ रोम की विशाल शक्ति। आखिरकार गणतंत्र की किस्मत जीत गई। उन्होंने सब कुछ क्विंटस फाबियस संगा को बता दिया, जो उनके जनजाति के संरक्षक थे। संगा ने यह बात सिसरो को बताई। सिसरो ने दूतों को निर्देश दिया कि वे साजिश में दिलचस्पी दिखाने का नाटक करें, दूसरे साजिशकर्ताओं से मिलें, अच्छे वादे करें और उनके खिलाफ सबसे स्पष्ट सबूत हासिल करें। इधर कैटलाइन के भेजे हुए लोग पूरे इटली में उथल पुथल मचा रहे थे। रात की सभाएं, हथियारों की ढुलाई, हर जगह भगदड़ उन्होंने असली खतरे से कहीं अधिक दहशत फैलाई थी। प्रेटोर क्विंस मेटलस सेलेर ने उन्हें से कई को गिरफ्तार कर लिया। रोम में लेंटुलस और अन्य साजिशकर्ता नेताओं ने फैसला किया कि जब कैटलाइन अपनी सेना के साथ फेसुली पहुंचेगा तो ट्रिब्यून लूसियस बेस्टिया एक सार्वजनिक सभा बुलाकर सिसरो के कार्यों की निंदा करेगा और उस पर युद्ध का दोष मढ़ेगा। यह एक संकेत होगा। अगली रात साजिशकर्ता अपने अपने काम करेंगे। स्टैटिलियस और गैबिनियस को बड़ी संख्या में लोगों के साथ रोम के 12 अलग अलग स्थानों में आग लगानी थी ताकि अफरा तफरी में सिसरो और दूसरे निशानों तक पहुंचना आसान हो जाए। सेथेगस को सिसरो के घर की घेराबंदी करके उस पर हमला करना था। अन्य लोग अपने अपने पिताओं की हत्या करने वाले थे, खासकर कुलीन परिवारों के बेटे। फिर हत्याओं और आगजनी से स्तब्ध पूरे शहर में वे कैटलाइन की ओर निकल जाते। सेथेगस, जो स्वभाव से हिंसक और तेज था, लगातार अपने साथियों की सुस्ती पर शिकायत करता रहता था। वह कहता था कि ऐसे संकट में कार्रवाई चाहिए, विचार नहीं। वह सीनेट भवन पर ही हमला करने को तैयार था। लेकिन एलोब्रोजस के दूत सिसरो के निर्देशों के अनुसार गैबिनियस के माध्यम से लेंटुलस, सेथेगस, स्टैटिलियस और कैसियस से मिले। उन्होंने एक शपथ पत्र मांगा जिस पर मुहर लगी हो ताकि वे उसे अपने देशवासियों को दिखा सके। बिना इसके उनके लोग इस बड़े काम के लिए तैयार नहीं होंगे। सबने बिना कुछ सोचे समझे शपथ पत्र दे दिया। लेंटुलस ने अपने साथ एक व्यक्ति टाइटस वोल्टुर्सियस को भी दूतों के साथ भेजा ताकि वो कैटलाइन से मिलकर गठबंधन पक्का करे। उसने वोल्टुर्सियस को कैटलाइन के लिए एक पत्र भी दिया जिसमें लिखा था, मैं कैसा हूं तुम उस व्यक्ति से जान लेना जिसे मैंने तुम्हारे पास भेजा है। याद रखना कि तुम एक पुरुष हो। विचार करो कि तुम्हारी योजनाओं के लिए क्या आवश्यक है। सबसे नीच से भी सहायता मांगो। और मौखिक रूप से कहा, जब से सीनेट ने तुम्हें शत्रु घोषित कर दिया है तो दासों का उपयोग करने से क्यों मना करते हो। शहर में वह सब तैयार है जो तुमने आदेश दिया था। अब देर मत करो, पास आ जाओ। सब कुछ तैयार था। जिस रात दूतों को रवाना होना था, सिसरो ने प्रेटोरम लूसियस वेलेरियस फ्लाक्स और गयोस पॉम्प्टिनस को आदेश दिया कि वे मुल्वियन ब्रिज पर घात लगाकर एलोब्रोजस के काफिले को पकड़ लें। उन्होंने सारी पृष्ठभूमि बता दी। ये दोनों सैन्य अनुभवी थे। उन्होंने बिना शोर शराबे के पहरा बिठा दिया और पुल को चुपके से घेर लिया। जब दूत और वोल्टुर्सियस वहां पहुंचे तो शो हुआ। गॉल ने तुरंत योजना समझ ली और बिना देर किए प्रेटोरो के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वोल्टुर्सियस ने पहले तो तलवार से बचाव की कोशिश की, लेकिन जब दूतों ने उसे छोड़ दिया तो उसने पोम्पेटिन से अपनी जान की भीख मांगी और अंत में डरकर, जीवन से निराश होकर उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। यह खबर तुरंत सिसरो तक पहुंची। उसके मन में एक साथ बड़ी चिंता और बड़ी खुशी उमड़ी। खुशी इसलिए कि साजिश खुल गई थी और शहर खतरे से बच गया था।
लेकिन चिंता इसलिए कि इतने बड़े अपराध में इतने महत्वपूर्ण नागरिक पड़े गए थे। अब उनके साथ क्या किया जाए? उन्हें दंड देना उस पर एक बोझ होगा और उन्हें माफ करना गणतंत्र का विनाश। फिर भी उसने साहस बटोरा। उसने लैंटुलस जो प्रेटोर था, सेथेगस, स्टैटिलियस, गैबिनियस और एक अन्य व्यक्ति कैपेरियस को बुलवाया। बाकी तो आ गए, लेकिन कैपेरियस खबर पाकर भाग निकला था। सिसरो ने लेंटुलस को अपने हाथ से पकड़कर सीनेट में पहुंचाया। बाकियों को पहरे में कॉनकॉर्ड के मंदिर में लाने का आदेश दिया। वहां उसने सीनेट बुलाई और वोल्टोसियस और दूतों को पेश किया। फ्लाकस को लिखे हुए पत्रों वाला बक्सा लाने को कहा। वोल्टोसियस से पूछताछ की गई। पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब उसे सरकारी सुरक्षा का वादा किया गया तो उसने सब कुछ खोल दिया। कैसे उसे गैबिनियस और कैपेरियस ने कुछ दिन पहले साथी बनाया था, और उसने बताया कि ऑट्रोनियस, सर्वियस सुल्ला, लूसियस वर्गुंतियस और कई अन्य साजिश में शामिल थे। गॉल ने भी यही पुष्टि की और लेंटुलस के उन बातों को भी उजागर किया जो वह अक्सर कहा करता था कि सिबिल की पुस्तकों के अनुसार रोम में 3 कॉर्नेलियस को राज्य मिलना तय था, पहले सिन्ना और सुल्ला और तीसरा वह खुद। उसने ये भी कहा था कि कैपिटोल के जलने के बाद ये 20वां वर्ष था जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि ये गृह युद्ध से खूनी होगा। जब सबने अपनी मोहरों को पहचान लिया तो सीनेट ने फैसला किया कि लेंटुलस अपने पद से हट जाए और उन सबको अलग अलग सुरक्षा में रखा जाए। लेंटुलस को पब्लियस लेंटुलस पिंथर, सेथेगस को क्विंटस कॉर्निफिसियस, स्टाटिलियस को गयुस सीजर, जी हाँ वही जूलियस सीजर जो बाद में रोम का तानाशाह बना, गैबिनियस को मार्कस क्रेसस रोम का सबसे अमीर आदमी, और कैपेरियस को ग्नेस टेरेंटियस के हवाले कर दिया गया। साजिश खुलने के बाद रोम की जनता का मिजाज बदल गया। जो लोग पहले विद्रोह के पक्ष में थे वे अब कैटलाइन की साजिशों को कसने लगे और सिसरो की आसमान से तारीफ करने लगे। वे मानो गुलामी से छूटकर खुशी मना रहे थे। उन्हें आगजनी का सबसे अधिक डर था क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ ही था। अगले दिन एक व्यक्ति लूसियस तार्क्विनियस को सीनेट में लाया गया जो कैटलाइन के पास जाते हुए पकड़ा गया था। उसने सुरक्षा के बदले जानकारी देने की पेशकश की। उसने वही बताया जो वोल्टुसियस ने कहा था, आगजनी, अच्छे लोगों की हत्या, दुश्मन की चाल। और फिर उसने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उसे मार्कस क्रेसस ने कैटलाइन के पास भेजा था, ये कहने के लिए कि लेंटुलस, सेथेगस और दूसरों की गिरफ्तारी से वो घबराए नहीं, बल्कि जल्दी से रोम आए ताकि दूसरों का हौसला बढ़े और पकड़े गए लोगों को बचाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा आरोप था रोम के सबसे शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति क्रेसस पर। कुछ सीनेटरों को ये अविश्वसनीय लगा। कुछ ने सोचा कि इतने बड़े आदमी को नाराज करने से बेहतर है कि उसे मना लिया जाए। कई तो क्रेसस के कर्जदार थे। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा कि मुखबिर झूठा है। सीनेट ने फैसला किया कि तार्क्विनियस की गवाही झूठी है, उसे जेल में रखा जाए और जब तक वह यह न बता दे कि उसने किसके कहने पर यह झूठ बोला है उसे बोलने की अनुमति न दी जाए। कुछ लोगों का मानना था कि यह गवाही पब्लियस ऑट्रोनियस ने रची थी ताकि क्रेसस को भी खतरे डालकर बाकी लोग उसकी शक्ति से सुरक्षित रहें। दूसरों का कहना था कि सिसरो ने खुद तार्क्विनियस को भेजा था ताकि क्रेसस, जो अपनी आदत के अनुसार बुरे लोगों की रक्षा करता था, गणतंत्र को परेशान न कर सके। सलुस्त ने खुद बाद में क्रेसस को यह कहते सुना कि सिसरो ने उस पर यह बड़ा अपमान किया था। उसी समय 2 शक्तिशाली सीनेटर क्विंटस कैटुलस और गयुस पिसो सिसरो को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एलोब्रोजस या किसी और मुखबिर के जरिए गयुस सीजर का नाम झूठा लगवा दे। दोनों की सीजर से दुश्मनी थी। पिसो पर सीजर ने एक व्यक्ति को अन्यायपूर्ण दंड देने के आरोप में मुकदमा चलाया था और कैटुलस सीजर से हार गया था। वह बूढ़ा था, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। फिर भी एक युवक सीजर से पोंटिफेक्स मैक्सिमस सर्वोच्च पुजारी के चुनाव में हार गया था। उन्हें लगा कि यह अवसर उपयुक्त है क्योंकि सीजर अपनी उदारता और सार्वजनिक उत्सवों के कारण बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन सिसरो इस बड़े अपराध के लिए राजी नहीं हुआ। तब उन्होंने खुद ही इधर उधर घूमकर झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि उन्होंने वोल्टुसियस या गॉल से सीजर के बारे में ये वो सुना है। इससे सीजर के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई कि कुछ रोमन घुड़सवार जो कॉनकॉर्ड के मंदिर के आसपास पहरा दे रहे थे ने सीजर को सीनेट से बाहर निकलते हुए तलवार से धमकाया। अब सबसे नाटकीय क्षण आया। सीनेट को यह तय करना था कि पकड़े गए साजिशकर्ताओं के साथ क्या किया जाए। पहले डेसिमस जूनियस सिलानस ने, जो अगले साल का कौंसिल चुना गया था, सुझाव दिया कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। लेकिन फिर जब गयुस सीजर ने अपना भाषण दिया तो वह डगमगा गया। सीजर ने कहा, सीनेट पिताओं, जो लोग संदिग्ध मामलों पर विचार करते हैं उन्हें घृणा, मित्रता, क्रोध और दया से मुक्त होना चाहिए। मन आसानी से सत्य को नहीं देख पाता जब भावनाएं बाधा डालती हैं। हमारे पूर्वजों ने कई बार क्रोध या दया के कारण बुरे फैसले किए, लेकिन मैं उनके अच्छे फैसलों की बात करता हूँ। मैसेडोनियन युद्ध में जब रोड्स हमारे खिलाफ हो गया तो हमारे पूर्वजों ने उसे सजा नहीं दी। कहा कि युद्ध लाभ के लिए नहीं बल्कि अपमान के कारण छेड़ा गया था। कार्थेज के साथ भी ऐसा ही किया। तुम भी देखो कि लेंटुलस और दूसरों का अपराध तुम्हारी प्रतिष्ठा से अधिक न हो जाए और तुम अपने क्रोध से अधिक अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखो।
अगर उनके अपराधों के लिए योग्य सजा मिल जाती है तो मैं नए उपाय का समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर उनका अपराध सबकी कल्पना से परे है तो मैं कहता हूं कि हम कानूनों द्वारा निर्धारित दंडों का उपयोग करें। अधिकांश लोगों ने युद्ध की भयावहता का वर्णन किया, बलात्कार, हत्या, आगजनी, लेकिन क्या उस भाषण का कोई मतलब था? क्या जो व्यक्ति इतने बड़े अपराध से नहीं डरा वह एक भाषण से जाग जाएगा? ऐसा नहीं है। नम्र लोग जो अंधकार में रहते हैं, अगर क्रोध में कुछ गलत कर बैठते हैं तो कुछ ही लोगों को पता चलता है, लेकिन जो महान शक्ति के साथ ऊंचे स्थान पर जीवन बिताते हैं उनके सभी कर्म दुनिया जानती है। इसलिए सबसे बड़े भाग्य में सबसे कम स्वतंत्रता होती है। दूसरों में जो क्रोध कहलाता है वही सत्ता में घमंड और क्रूरता कहलाता है। मैं मानता हूं कि सभी यातनाएं उनके अपराधों से कम हैं, लेकिन अधिकांश लोग केवल अंतिम चीज याद रखते हैं। सिलानस, तुम एक बहादुर और ऊर्जावान व्यक्ति हो। मुझे पता है कि तुमने गणतंत्र के प्रति समर्पण से ये कहा, लेकिन तुम्हारी सजा मुझे क्रूर नहीं बल्कि हमारे गणतंत्र के लिए अलग लगती है। निस्संदेह ये डर या अपराध की गंभीरता थी जिसने तुम्हें एक नए प्रकार की सजा का प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया। डर के बारे में बहस करना व्यर्थ है क्योंकि हमारे कौंसिल की सतर्कता से इतनी बड़ी सुरक्षा है। लेकिन सजा के बारे में दुख और पीड़ा में मृत्यु कष्टों से मुक्ति है, यातना नहीं। मृत्यु मनुष्य के सभी दुर्भाग्य को समाप्त कर देती है। हे अमर देवताओं, तुमने यह क्यों नहीं जोड़ा कि उन्हें पहले कोड़े मारे जाएं? क्या पोर्सियन कानून इसकी मनाही करता है? लेकिन अन्य कानून भी दोषी नागरिकों से जान नहीं छीनने बल्कि निर्वासन की अनुमति देने का आदेश देते हैं। क्या कोड़े मारना मौत से अधिक गंभीर है? ऐसे भयानक अपराध के दोषी लोगों के लिए क्या कठोर या अत्यधिक है? यदि कोड़े मारना हल्का है तो क्या तर्क है कि छोटे मामले में कानून से डरो, बड़े में उसकी उपेक्षा करो? लेकिन कोई कहेगा, गणतंत्र के देशद्रोहियों के खिलाफ पारित डिक्री की आलोचना कौन करेगा? समय, दिन, भाग्य, जिसकी इच्छा राष्ट्रों को नियंत्रित करती है, उनके साथ जो कुछ भी होगा वो योग्य होगा। लेकिन तुम सीनेट पिता हो, विचार करो कि तुम दूसरों के बारे में क्या फैसला कर रहे हो। सभी बुरे उदाहरण अच्छे कार्यों से उत्पन्न हुए हैं। जब सत्ता अज्ञानी या कम अच्छे लोगों के हाथों में आती है तो वह नया उदाहरण योग्य से अयोग्य पर स्थानांतरित हो जाता है। स्पार्टन्स ने एथेंस को हराकर 30 अत्याचारी नियुक्त किए। उन्होंने पहले बिना मुकदमे के सबसे बुरे लोगों को मारा। लोग खुश हुए। फिर धीरे धीरे उनकी मनमानी बढ़ी और उन्होंने अच्छे बुरे सबको मारना शुरू कर दिया। इसलिए नागरिक दास्ता में कुचल दिए गए। हमारे समय में सुल्ला ने दामासप्पस और उसके जैसे दूसरों का गला कटवाया। किसने उसकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन ये एक बड़े नरसंहार की शुरुआत थी। जब किसी को दूसरे का घर या बात चाहिए होता तो वो उसे प्रोस्क्रिप्शन की सूची में डलवा देता था। मैं डरता नहीं हूं कि ये मार्कस टुलियस या वर्तमान परिस्थितियों में होगा, लेकिन नागरिकों के एक बड़े निकाय में कई तरह के लोग होते हैं। ये संभव है कि किसी अन्य स्थिति में किसी अन्य कौंसिल के अधीन एक झूठा आरोप सच मान लिया जाए। जब इस उदाहरण के सहारे एक कौंसिल सीनेट के डिक्री पर तलवार खींचता है तो उसे कौन रोकेगा? हमारे पूर्वजों ने हमेशा साहस और चतुराई दिखाई। उन्होंने विदेशी रीति रिवाजों की नकल की यदि वे अच्छे थे। उन्होंने सामनाइट से हथियार, एट्रस्कैन से मजिस्ट्रेटों के चिन्ह अपनाए। वे अच्छी चीजों से ईर्ष्या करने के बजाय उनकी नकल करना पसंद करते थे। लेकिन उसी समय यूनानियों की नकल करते हुए वे नागरिकों पर कोड़े लगाते थे और दोषियों को मौत की सजा देते थे। बाद में जब गणतंत्र बड़ा हुआ और गुट मजबूत हुए तो निर्दोषों को घेरना शुरू हो गया। तब पोर्सियन कानून और अन्य कानून बनाए गए जिनके तहत दोषियों को निर्वासन की अनुमति दी गई। इसीलिए मैं मानता हूं हमें कोई नया उपाय नहीं करना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं कि उन्हें छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं। मेरा प्रस्ताव है उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उन्हें उन शहरों में जेल में रखा जाए जो सबसे मजबूत हैं, और कोई भी उनके मामले को फिर से सीनेट में न लाए या लोकसभा में न उठाए। जो कोई अन्यथा करेगा, सीनेट समझेगी कि उसने गणतंत्र और सबके कल्याण के खिलाफ कार्य किया। सीजर का भाषण समाप्त हुआ। अब अधिकांश सीनेटर उसके पक्ष में झुक गए, लेकिन तब मार्कस पोर्सियस कैटो ने अपनी राय दी। कैटो एक कट्टर रूढ़िवादी, अत्यधिक नैतिक और कठोर व्यक्ति था। वह उठा और बोला, सीनेट पिताओं, जब मैं हमारी स्थिति और खतरे को देखता हूँ और जब मैं कुछ सदस्यों की राय पर विचार करता हूँ तो मेरे विचार बिल्कुल अलग हैं। वे उन लोगों की सजा पर चर्चा करते हैं जिन्होंने अपने पितृभूमि, अपने माता पिता, अपनी वेदियों और अपने चूल्हों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई है। लेकिन स्थिति मांग करती है कि हम उनसे बचाव करें, न कि उनके बारे में विचार करें। अन्य अपराधों का पीछा तुम कर सकते हो जब वे हो चुके हों, लेकिन यदि तुम इसे होने से रोकने का ध्यान नहीं रखते तो एक बार हो जाने पर तुम व्यर्थ ही अदालतों की दुहाई दोगे। एक कब्जा किए गए शहर में पराजितों के लिए कुछ नहीं बचता। हे अमर देवताओं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम जो हमेशा अपने घरों, अपनी विला, अपनी मूर्तियों और चित्रों को गणतंत्र से अधिक मूल्यवान मानते हो, यदि तुम उन चीज़ों को बनाए रखना चाहते हो, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों
यदि तुम अपने सुखों के लिए शांति प्रदान करना चाहते हो तो जाग जाओ और गणतंत्र को संभालो। हम करों या सहयोगियों के अन्याय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारी आज़ादी हमारी जाने संदेह में है। बहुत बार सीने पिताओं, मैंने इस सदन में लंबे भाषण दिए हैं। अक्सर मैंने हमारे नागरिकों की विलासिता और लालच के बारे में शिकायत की है, और इसके परिणाम स्वरूप मेरे कई दुश्मन हैं। लेकिन यद्यपि तुम मेरी बातों को महत्व नहीं देते थे, तब भी गणतंत्र मजबूत था। अब हालांकि हम ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि हम अच्छे या बुरे नैतिकता के साथ जीते हैं, बल्कि ये कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारा रहेगा या हमारे साथ दुश्मन के हाथों में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई मुझसे दया और करुणा की बात करता है। हमने शब्दों के सही अर्थ खो दिए हैं। दूसरों की संपत्ति पर उदार होना उदारता कहलाता है, बुरे कामों में साहस बहादुरी। यही कारण है कि गणतंत्र विनाश के कगार पर है। गयुस सीजर ने जीवन और मृत्यु पर सुंदर भाषण दिया। मुझे लगता है कि वो अधोलोक के बारे में जो कहा जाता है उसे झूठ मानता है। इसलिए उसने प्रस्ताव दिया कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उन्हें शहरों में जेल में रखा जाए। मानो वो डरता है कि रोम में उनके साथी या भीड़ उन्हें छुड़ा लेगी। जैसे कि बुरे और अपराधी केवल रोम में है, पूरे इटली में नहीं। जैसे कि साहस वहां अधिक शक्तिशाली नहीं है जहां रक्षा कमजोर है। इसलिए यदि वह इन लोगों से खतरा मानता है तो उसका प्रस्ताव व्यर्थ है। यदि इतने बड़े डर के बीच वह अकेला नहीं डरता, तो मुझे अपने और तुम सबके लिए और अधिक डरना चाहिए। जब तुम पब्लियस लेंटुलस और दूसरों के बारे में फैसला करोगे तो निश्चित रखो कि तुम एक साथ कैटलाइन की सेना और सभी साजिशकर्ताओं के बारे में फैसला कर रहे हो। जितना अधिक सावधानी से तुम इस स्थिति को संभालोगे, उनका हौसला उतना ही कमजोर होगा। यदि उन्होंने तुम्हें जरा भी ढीला देखा तो वे सब यहां होंगे। ये मत सोचो कि हमारे पूर्वजों ने हथियारों से गणतंत्र को छोटे से बड़ा बनाया। यदि ऐसा होता तो हमारे पास यह अब और भी सुंदर होता, क्योंकि हमारे पास सहयोगियों, नागरिकों, हथियारों और घोड़ों की उनसे कहीं अधिक संख्या है। लेकिन अन्य गुण थे जिन्होंने उन्हें महान बनाया। घर में परिश्रम, विदेश में न्यायपूर्ण शासन, विचार में स्वतंत्र मन, न तो अपराध के अधीन न इच्छा के। इनके बदले हमारे पास विलासिता और लालच है, सार्वजनिक गरीबी और निजी धन दौलत। हम धन की प्रशंसा करते हैं, आलस्य का पीछा करते हैं। अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं। ये कोई आश्चर्य नहीं जब तुम में से प्रत्येक अपने हितों के बारे में सोचता है। घर में सुखों के गुलाम हैं, यहाँ धन या प्रभाव के गुलाम हैं। यही कारण है कि एक असुरक्षित गणतंत्र पर हमला होता है। लेकिन मैं ये सब छोड़ता हूँ। सर्वोच्च कुलीन नागरिकों ने पितृभूमि को जलाने की साजिश रची है। उन्होंने रोम के नाम से घृणा करने वाले गॉल को युद्ध के लिए बुलाया है। दुश्मन का नेता अपनी सेना के साथ हमारे सिर पे मंडरा रहा है, और तुम अब भी झिझकते हो कि शहर के भीतर पकड़े गए दुश्मनों के साथ क्या किया जाए। जाओ, दया करो। युवा लोग महत्वाकांक्षा से भटक गए, और उन सशस्त्र लोगों को भी छोड़ दो। वह दया और करुणा, यदि उन्होंने हथियार उठा लिए तो तुम्हारे लिए दुर्दशा में बदल जाएगी। निस्संदेह ये एक निराशाजनक स्थिति है, लेकिन तुम इससे डरते नहीं हो। वास्तव में तुम्हारा डर बहुत अधिक है, लेकिन निष्क्रियता और मन की कोमलता के कारण एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हुए तुम झिझकते हो, मानो अमर देवताओं पर भरोसा रखते हो, जिन्होंने अक्सर इस गणतंत्र को बचाया है। देवताओं की सहायता प्रतिज्ञाओं या स्त्रैण प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि सतर्कता, कार्रवाई और अच्छी सलाह से मिलती है। जब तुम सुस्ती और आलस्य के आगे झुक जाते हो तो व्यर्थ ही देवताओं को पुकारते हो। हमारे पूर्वजों के दिनों में गॉल के युद्ध के दौरान ओलुस मानलियस टोरक्वाटस ने अपने बेटे को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उसने आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उस उत्कृष्ट युवक ने अपनी असीम बहादुरी की कीमत अपनी जान से चुकाई। और तुम सबसे क्रूर देशद्रोहियों के बारे में क्या फैसला करते हो? इसमें झिझक रहे हो? निसंदेह उनके जीवन का बाकी हिस्सा इस अपराध के खिलाफ जाता है। ठीक है, लेंडुलस के प्रभाव को बख्श दो। यदि उसने कभी अपनी पवित्रता, अपनी प्रतिष्ठा या किसी देवता या मनुष्य को बख्शा हो। सेथेगस की जवानी को माफ कर दो, यदि उसने दूसरी बार पितृभूमि पर युद्ध नहीं किया है। मैं स्टैटिलिस, गैबनेस, कैपेरियस के बारे में क्या कहूँ? यदि उनमें कभी कोई विवेक होता तो वे गणतंत्र के खिलाफ ऐसी योजनाएं नहीं बनाते। अंत में सीनेट पिताओं, यदि गलती के लिए जगह होती तो मैं तुम्हें अनुभव से सीखने देता, क्योंकि तुम शब्दों की कदर नहीं करते। लेकिन हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। कैटलाइन अपनी सेना के साथ हमारे गले पर हमला कर रहा है। शहर की दीवारों के भीतर और यहाँ तक कि शहर के दिल में भी दुश्मन है। कोई तैयारी, कोई योजना गुप्त नहीं रह सकती। इसलिए मेरा प्रस्ताव है, चूंकि दुष्ट नागरिकों की एक दुष्ट योजना ने गणतंत्र को सबसे बड़े खतरे में डाल दिया है, और चूंकि टाइटस वोल्टुसियस और एलोब्रोजेस के दूतों की गवाही से वे दोषी सिद्ध हुए हैं, और उन्होंने अपने साथी नागरिकों और पितृभूमि के खिलाफ हत्या, आगजनी और अन्य क्रूर अपराधों की योजना बनाना स्वीकार कर लिया है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन लोगों ने स्वीकार किया है उन पर हमारे पूर्वजों के रिवाज के अनुसार, मानो वे राजद्रोह के अपराध में रंगे हाथ पकड़े गए हों, मृत्युदंड लगाया जाए। कैडो के बैठते ही पूर्व कौंसल और अधिकांश सीनेटरों ने उसके प्रस्ताव की सराहना की, उसके साहस की प्रशंसा की।
एक दूसरे को डरपोक कहकर डांटा। कैटो को महान और उदार समझा गया। सीनेट का डिक्री उसके अनुसार पारित हो गया। सिसरो ने रात होने से पहले ही सजा पर अमल करना उचित समझा, ताकि उस समय के दौरान कोई उपद्रव ना हो। उसने पहरे बिठाए और लेंटुलस को जेल ले गया, बाकियों को प्रेटोरो ने। जेल में एक स्थान है जिसे टूलियानम कहते हैं, जो लगभग 12 फीट नीचे धंसा हुआ, पत्थर की मेहराबों से ढका हुआ, अंधकारमय और दुर्गंधयुक्त था। वहां लेंटुलस को उतारा गया। जल्लादों ने उसके गले में फंदा डालकर गर्दन तोड़ दी। इस प्रकार वह कुलीन कॉर्नेलियस परिवार का सदस्य, जो रोम में कौंसल का पद धारण कर चुका था, अपने चरित्र और आचरण के योग्य अंत को पहुंचा। सेथेगस, स्टैटिलियस, गैबिनियस और कैपेरियस को भी इसी तरह दंडित किया गया। अब जब यह सब रोम में हो रहा था, कैटलाइन अपने शिविर में था। उसने अपने पास मौजूद सभी बलों से 2 सेनाएं बनाई। शुरू में उसके पास 2000 से अधिक सैनिक नहीं थे, लेकिन जल्द ही स्वयंसेवकों और सहयोगियों के आने से संख्या बढ़ गई। फिर भी केवल 1/4 के पास सैन्य हथियार थे। बाकी के पास शिकार की भाले, लांस या नुकीली छड़ियां थीं। जब एंटोनियस अपनी सेना के साथ पास आया तो कैटलाइन पहाड़ों के रास्ते चलता, कभी रोम की ओर, कभी गॉल की ओर अपना शिविर हटाता और दुश्मन को लड़ने का कोई अवसर नहीं देता था। वह उम्मीद कर रहा था कि यदि उसके रोम के साथी अपनी योजनाओं को पूरा कर लें तो उसके पास जल्द ही एक बड़ी सेना होगी। इस बीच वह दासों को अपने साथ शामिल करने से इनकार कर रहा था। यद्यपि वे बड़ी संख्या में आ रहे थे, क्योंकि वह अपने हितों के खिलाफ समझता था कि नागरिकों के कारण को भगोड़े दासों के साथ जोड़ा जाए। लेकिन जब उसके शिविर में यह खबर पहुंची कि रोम में साजिश खुल गई है और लेंटुलस, सेथिगस और दूसरों को दंडित कर दिया गया है, तो अधिकांश साजिशकर्ता जो लूट की आशा या विद्रोह की लालसा से युद्ध में आए थे, बिखर गए। कैटलाइन ने बचे हुए लोगों को लेकर कठिन पहाड़ी रास्तों से पिस्टोरिया के क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उसकी योजना थी कि वह गुप्त रास्तों से ट्रांसिल्पाइन गॉल में भाग जाए, लेकिन क्विंस मेटिलस सेलेर अपनी 3 सेनाओं के साथ पिसिनम में तैनात था। उसने कैटलाइन के इरादे का अनुमान लगाया और उसके रास्ते में पहाड़ों की तलहटी में अपना शिविर जम लिया, जहां से कैटलाइन को गॉल जाने के लिए उतरना था। एंटोनियस भी दूर नहीं था। कैटलाइन ने देखा कि वह पहाड़ों और दुश्मन सेनाओं से घिर गया है। रोम में स्थिति प्रतिकूल है और न तो भागने की और न ही सहायता की कोई आशा है। उसने युद्ध की किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और एक भाषण दिया। उसने कहा, सैनिकों, मैंने पाया है कि शब्द साहस नहीं बढ़ाते। प्रत्येक व्यक्ति के मन में जितना साहस है वह युद्ध में प्रकट होता है। जिसे न तो यश और न ही खतरे उत्तेजित करते हैं, उसे प्रोत्साहित करना व्यर्थ है। मैंने तुम्हें केवल कुछ याद दिलाने और अपनी योजना के कारण समझाने के लिए बुलाया है। तुम जानते हो कि लेंटुलस की सुस्ती ने कितनी बड़ी आपदा लाई। अब तुम देख सकते हो कि हमारी स्थिति क्या है। दुश्मन की 2 सेनाएं हमारे रास्ते में हैं, एक रोम से, दूसरी गॉल से। अनाज और अन्य चीजों की कमी हमें यहाँ रहने नहीं देगी। हमें जहां भी जाना है तलवार से रास्ता बनाना होगा। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम बहादुर और दृढ़ रहो। याद रखो, तुम अपने हाथों में धन, सम्मान, यश, आज़ादी और पितृभूमि रखते हो। यदि हम जीत गए तो सब कुछ सुरक्षित होगा। यदि हम डर से हार गए तो वही चीजें दुश्मन हो जाएंगी। कोई स्थान, कोई मित्र उस व्यक्ति की रक्षा नहीं करेगा जिसके हथियारों ने उसकी रक्षा नहीं की। सैनिकों, वही आवश्यकता हम पर और उन पर नहीं दबाव डालती। हम अपनी पितृभूमि, अपनी आज़ादी, अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए, कुछ लोगों की शक्ति के लिए लड़ना व्यर्थ है। इसलिए अपने पूर्व साहस को याद करते हुए अधिक साहस के साथ हमला करो। तुम निर्वासन में बेइज्जती से जीवन बिता सकते थे। तुम में से कुछ रोम में अपनी संपत्ति खोकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा कर सकते थे, क्योंकि वह चीजें पुरुषों के लिए असहनीय लगी। तुमने इस मार्ग को चुन लिया। यदि तुम इसे छोड़ना चाहते हो तो साहस चाहिए। कोई भी विजेता को छोड़कर युद्ध को शांति से नहीं बदलता। भाग्य में मुक्ति की आशा करना जब तुमने अपने हथियार दुश्मन से दूर कर लिए हैं, पूरा पागलपन है। युद्ध में खतरा हमेशा उन लोगों के लिए सबसे अधिक होता है जो सबसे अधिक डरते हैं। साहस एक दीवार के समान है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ सैनिकों, और जब मैं तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करता हूँ, तो जीत की बड़ी आशा मुझे ले लेती है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा साहस मुझे प्रोत्साहित करता है, और आवश्यकता भी, जो डरपोक लोगों को भी बहादुर बना देती है। दुश्मन की संख्या हमें घेर नहीं सकती, संकरी जगह इसे रोकती है। लेकिन यदि भाग्य तुम्हारे साहस पर मुस्कुराया नहीं, तो सावधान रहना कि तुम बिना बदला लिए प्राण न छोड़ दो। पकड़े जाकर पशुओं की तरह कटने मत दो। पुरुषों की तरह लड़ो और दुश्मन को एक खूनी और शोकाकुल जीत दो। ये कहकर उसने तुरही बजाने का आदेश दिया और अपनी सेना को मैदान में उतारा। उसने सभी घोड़ों को हटा दिया ताकि खतरे को बराबर करके सैनिकों का साहस बढ़े। खुद पैदल ही उसने अपनी सेना को स्थान के अनुसार खड़ा किया। उसने 8 कोहॉर्ट्स को आगे रखा, बाकी को रिजर्व में। सेंचुरियनों और सबसे अच्छे सशस्त्र सैनिकों को पहली पंक्ति में रखा।
गयुस मैनेलियस को दाहिने हिस्से का और एक फेसुली निवासी को बाएं हिस्से का प्रभार दिया। वह खुद अपने मुक्त दासों और शिविर सेवकों के साथ उस चील के पास खड़ा हो गया जिसके बारे में कहा जाता था कि गयुस मारियस ने सिम्बरी युद्ध में अपनी सेना में रखी थी। दूसरी तरफ गयुस एंटोनियस, जो गठिया से पीड़ित था और युद्ध में उपस्थित नहीं हो सकता था, ने अपनी सेना को अपने अधिकारी मार्कस पेट्रियस को सौंप दिया। पेट्रियस ने वयोवृद्ध कोहॉर्ट्स को आगे रखा, बाकी सेना को पीछे। वह खुद घोड़े पर सवार होकर प्रत्येक सैनिक को नाम लेकर संबोधित करता, प्रोत्साहित करता, उनसे विनती करता कि वे याद रखें कि वे निहत्थे डाकुओं के खिलाफ अपनी पितृभूमि, अपने बच्चों, अपने चूल्हों और वेदियों के लिए लड़ रहे हैं। एक अनुभवी सैनिक 30 से अधिक वर्षों तक सेना में रहा। वह अधिकांश लोगों को और उनके बहादुर कार्यों को जानता था। उन कार्यों को याद दिलाकर उसने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो पेट्रियस ने तुरही का संकेत दिया। कोहॉर्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दुश्मन की सेना ने भी ऐसा ही किया। जब वे इतने पास आए कि झड़प शुरू की जा सके तो भारी शोर के साथ वे आमने सामने भिड़ गए। भाले फेंक दिए गए। अब लड़ाई तलवारों से होने लगी। वयोवृद्ध अपने पूर्व साहस को याद करते हुए आक्रमण कर रहे थे। कैटलाइन के सैनिक निडर होकर सामना कर रहे थे। भयंकर युद्ध था। कैटलाइन खुद हल्के हथियारों वाले सैनिकों के साथ पहली पंक्ति में घूम रहा था, घायलों की सहायता कर रहा था, नए सैनिकों को बुला रहा था, सब कुछ संभाल रहा था। वह बार बार दुश्मन को मार रहा था। वह एक सक्रिय सैनिक और एक अच्छे सेनापति दोनों के कर्तव्यों का पालन कर रहा था। पेट्रियस ने देखा कि कैटलाइन उसकी अपेक्षा के विपरीत बड़ी शक्ति से लड़ रहा है। उसने अपने अंगरक्षक को दुश्मन के बीच में धकेल दिया, उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया और उन्हें मार डाला। फिर उसने दोनों किनारों पर बाकी सेना पर हमला किया। मैनलियस और वह फेसुली अधिकारी पहली पंक्ति में लड़ते हुए गिर गए। कैटलाइन, जब उसने देखा कि उसकी सेना तितर बितर हो गई है और वो कुछ ही लोगों के साथ रह गया है, तो अपने जन्म और अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को याद करते हुए वह दुश्मन की सबसे घनी भीड़ पर टूट पड़ा और वहां लड़ते हुए उसे मार डाला गया। युद्ध समाप्त हुआ। तब कैटलाइन की सेना के साहस और दृढ़ संकल्प को सच में देखा जा सकता था। लगभग सभी मृत अपने शरीर से उस जगह को ढके हुए थे जहां वे जीवित लड़ते हुए खड़े थे। कुछ जो पेट्रेयस के अंगरक्षकों से बिखर गए थे, थोड़ी दूर थे, लेकिन सबके घाव आगे की तरफ थे। कैटलाइन खुद अपने लोगों से दूर दुश्मन के शवों के बीच पाया गया। अभी भी थोड़ा सांस ले रहा था और अपने चेहरे पर वही उग्रता दिखा रहा था जो जीवित थी। पूरी सेना में से न तो युद्ध में और न ही भागने में कोई भी स्वतंत्र जन्मा रोमन नागरिक बंदी नहीं बनाया गया। सबने अपनी जान को उतना ही बख्शा जितना दुश्मन की जान को। लेकिन रोमन लोगों की सेना को कोई हर्षित या अरक्त विजय नहीं मिली थी। सबसे बहादुर लोग या तो युद्ध में मारे गए थे या गंभीर रूप से घायल होकर पीछे हट गए थे, और कई जो शिविर से देखने या लूटने के लिए आए थे, जब वे दुश्मन के शवों को पलट रहे थे तो उन्हें कहीं एक दोस्त, कहीं एक मेजबान या रिश्तेदार मिला। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने निजी दुश्मनों को पहचान लिया। इस तरह पूरी सेना में खुशी और दुख, शोक और हर्ष के भाव अलग अलग रूपों में व्याप्त थे। ये थी कैटलाइन की साजिश की समाप्ति। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, एक देश का भ्रष्टाचार और कुछ बहादुर नेताओं की सतर्कता ने मिलकर इस गणतंत्र को बचा लिया। सल्लुस्त हमें यही सिखाते हैं कि साजिशों का मुकाबला करने के लिए न केवल चतुराई और सूचना की आवश्यकता होती है, बल्कि साहस और नैतिक दृढ़ता की भी। और सबसे बड़ी बात, एक गणतंत्र की सुरक्षा उसके नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करती है। जब विलासिता, लालच और आलस्य हावी हो जाते हैं तो कोई कैटलाइन कहीं से भी उठ खड़ा हो सकता है, लेकिन जब सतर्कता, न्याय और सार्वजनिक भलाई के लिए समर्पण बना रहता है तो साजिशें विफल हो जाती हैं। और यही संदेश आज भी हजारों साल बाद उतना ही प्रासंगिक है, चाहे आप प्राचीन रोम में हो या आधुनिक दुनिया में। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।